नमस्कार बच्चों। पिछली तासिका में हमने हे मातृभूमि इस पद्य का अध्ययन किया था। आज की तासिका में मैंने पहले ही फलक पर लिख दिया है, वारिस कौन विभा रानी लिखित एक संवादात्मक कहानी का आज अध्ययन करने वाले हैं। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को विभा रानी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। विभा रानी जी का जन्म 1959 में बिहार के मधुबनी क्षेत्र में हुआ था। इनका जो लेखन साहित्य है वो ज़्यादातर महिला एवं बाल कल्याण पर आधारित इनका पूरा साहित्य है। इतना ही नहीं, लोकगीत के क्षेत्र में भी इनका लेखन हमें देखने को मिलता है। वास्तविक रूप से बहुआयामी प्रतिभा हम जिसे कहते हैं सभी क्षेत्रों में, वो बहुआयामी प्रतिभा वाले विभा रानी जी हैं। इनका लेखन साहित्य बहुत ही उच्च दर्जे का है, विशेष दर्जे का है। राष्ट्रीय स्तर की एक लेखिका विभा रानी जी है। आज की तासिका में हम उनकी ही लिखी एक संवादात्मक कहानी वारिस कौन यह पाठ पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस संवादात्मक कहानी के माध्यम से लेखिका ने हमें बताया है कि यानी विभा रानी जी का कहना है इस कहानी के माध्यम से कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए जीवन में कौन सा भी काम कीजिए आप अगर आपको आपके जीवन में उत्तम फल पाना है तो समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। लेखिका ने क्या बताया है इस संवादात्मक कहानी के माध्यम से अभी हम पढ़ने वाले हैं। इस कहानी के माध्यम से विभा रानी जी हमें एक बात बताना चाहती है कि आदमी को अगर सफल होना है तो समय और साधनों का सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए, तभी हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जो समय का सदुपयोग करता है उसके सारे काम समय पर हो जाएंगे। ठीक है, साधनों का सही इस्तेमाल करता है और बुद्धिपूर्वक जो काम करता है उसका यश तो हम देखते हैं। बड़े बड़े लोगों के चरित्र हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एक विशेष स्तर पर वो जाकर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में साधनों का और समय का सही इस्तेमाल किया होता है। तो चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं विभा रानी जी अपने इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बताना चाहती है। ये मैंने थोड़ी सी जानकारी मैंने इस कहानी की दे दी है। अब पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। पन्ना नंबर 3 निकालिए। पन्ना नंबर 3, क्या नाम है? वारिस कौन। वारिस का मतलब क्या है? वारिस पहला ही कठिन शब्द है। वारिस कौन, सवाल पूछा है। हम कहते हैं ना इस घर का एक लाडला वारिस है। वारिस मराठी में बताओगे? हाँ, कौन बताएगा? वारिस का मतलब क्या है? वारिस कौन? वारिस यानी उत्तराधिकारी। कठिन लगता है तो लिखो, वारिस का मतलब है उत्तराधिकारी। वारिस हमारे मराठी में कहा जाता है ना, वारस आहे वारस, घराचा वारस आहे, एकुलता एक वारस आहे। वारिस का मतलब है उत्तराधिकारी। तो इस कहानी का नाम क्या है? वारिस कौन, उत्तराधिकारी कौन, किसका? अब हम पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। चलो पन्ना नंबर 3 निकालो। पहला परिच्छेद पढ़ता हूँ, पहले परिच्छेद पढ़ता हूँ, उसके बाद में उसका अर्थ बताऊंगा। ठीक है? अगर कुछ कठिनाइयाँ हैं तो मुझे बताइए, मैं झट से उस कठिनाइयों का हल आप लोगों को बताऊंगा। चलो उंगलियां रखो। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा इन चारों में से जो बुद्धिमती होगी,
जो बुद्धिमान होगी, होशियार होगी, हाँ? उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। देखो, राजा को लड़का नहीं है। हमारे भारत का इतिहास क्या है कि राजकुमार को ही राजगद्दी पर बिठाया जाता है। राजा का वारिस राजकुमार को बनाया जाता है। तो लेखिका ने अभी बताया है कि राजा को कितनी बेटियां थी? 4। और उसके दिमाग में, राजा के दिमाग में अब कौन सा विचार चल रहा है कि मेरे मरने के बाद, मेरे मरने के उपरांत इस राज्य को कौन चलाएगा, इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। समझ में आ रही ना बात? वो इस सोच में है राजा। तो राजा उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के लिए उसने एक शर्त रखी है। कौन सी? दिमाग में उसके चल रहा है कि जो सबसे बुद्धिमान होगी उसे ही मैं अपनी राज्य का वारिस बनाऊंगा। इतनी तो बात समझ में आ गई। चलो आगे। राजपाट का मतलब समझते हैं ना? लिखो, कठिन लगता है तो लिखो। राजपाट का मतलब है राजगद्दी, राज शासन करने वाला आदमी। जो गद्दी पर बैठता है ना, वो उस राज्य को चलाता है। जो राज्य को चलाता है उसे हम राजा कहते हैं। लेकिन यहाँ राजकुमार तो है ही नहीं। राजा को सिर्फ 4 बेटियां हैं और राजा ने ये सोचा है कि जो सबसे बुद्धिमान होगी, होशियार होगी, उसे ही मैं अपनी राजगद्दी पर बिठाऊंगा। ठीक है, चलो आगे। उसके दिमाग में क्या चल रहा है देखो। इसका फैसला कैसे हो, वो सोचने लगा। 4 बेटियों में से किसको राजा बनाया जाए, वो सोचने लगा। क्या करे कि इन 4 में से मुझे बुद्धिमान मेरी बेटी कौन है, ये मुझे झट से समझ में आ जाए। वो सोचने लगा, उंगलियां रखो। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया है राजा को। देखो कौन सा उपाय है। हाँ? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत मजा आएगा पढ़ते वक्त, और आपको पढ़ते वक्त, मुझे पढ़ाते वक्त, आपको पढ़ते वक्त। उसने एक दिन 4 बेटियों को अपने पास बुलाया। 4 बेटियों को राजा ने एक दिन क्या किया? अपने पास बुलाया, बिठाया। सभी को गेहूं के, किसके? गेहूं घर में होते ना, आटा अनाज, हाँ खाते हैं हम, चपाती खाते हो ना, हाँ। सभी को गेहूं के 100 दाने दिए। गेहूं के कितने दाने दिए? 100 पूरे 100। 100 दाने दिए गवा से, हाँ? और कहा इसे तुम अपने पास रखो। 4 बेटियों को 100 दाने दिए। 100 यानी कि 400 दाने हो गए। और गेहूं के दाने देने के बाद राजा ने क्या कहा? इसे तुम अपने पास रखो। कैसे रखो ये नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। राजा ने क्या कहा? 5 साल के बाद मैं ये गेहूं के दाने जो मैं अब दे रहा हूं, वो 5 साल बाद फिर वापस मांग लूंगा। तब मुझे तुम्हें क्या करना है? 4 बेटियों को, अभी तो छोटी है, बहुत बड़ी तो हो गई नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद वह राज्य चलाने के लायक हो जाएंगे। ये राजा को पता था, इसलिए वो अभी से सोच रहा है। इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली, एक उपाय सूझ गया है। कौन सा उपाय? गेहूं के 100 दाने 4 बेटियों को दे दिए और एक बात उनसे कही कि 5 साल बाद मैं फिर से इसे वापस मांग लूंगा। ज्यादा और कुछ नहीं कहा। ये किस लिए कर रहा है राजा? राजा को क्या ढूंढना है? राजा को सिर्फ यह बात ढूंढनी है कि इन 4 बेटियों में से सबसे बुद्धिमान कौन है। तभी जाकर इसका फैसला होगा ना, वारिस कौन। हाँ? चलो आगे। गेहूं के दाने लेकर 4 बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। सबसे बड़ी थी, उसने क्या किया? गेहूं के दाने हाथ में थे 100 दाने। राजमहल वो राजमहल में आई। हाँ? उसके कमरे में आने के बाद उसने क्या किया? कमरे में आने के बाद उस कमरे की जो खिड़की थी ना, उस खिड़की में से वो 100 दाने फेंक दी।
उसने क्या सोचकर फेंक दिए? देखो, उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं की इन दानों की याद रहेगी क्या? वडिलांनी कुठे लक्षात राहणार आहे 5 वर्षांनी 100 दाणे दिलेले गव्हाचे? लक्षातच राहणार नाही, असा ती विचार केला. सगळ्यात मोठी मुलगी आहे. और जो याद भी रहा तो क्या हुआ? अगर फिर से पिताजी को याद भी आया और उन्होंने मुझसे गेहूं के 100 दाने मांगे तो मैं क्या कर लूंगी? भंडार से लेकर दे दूंगी. अब एक राजकुमारी को गेहूं की 100 दाने उसके भंडार से चाहे जितने ले लो, भंडार तो घर तो पूरा भरा हुआ है. उसने ये सोचा अगर राजा जी को याद तो रहेगा नहीं, अगर रहा, अगर उन्होंने फिर से मुझे मांगा तो मैं क्या कर दूंगी? भंडार में जाऊंगी, 100 दाने गिन लूंगी और राजा को दे दूंगी वापस. यह सोचकर उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया. सबसे बड़ी बेटी ने यह कारनामा किया. अब देखो आगे, दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया. सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी. अब दूसरी जो बहन है ना, दूसरी बहन, उसने क्या किया? एक चांदी का डिब्बा लिया और मखमल कपड़ा, हाँ, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उस कपड़े में उसने क्या किया? वो गेहूं के 100 दाने रख दिए, कपड़ा बांध दिया और उस डिब्बे में डालकर संदूकची में रख दिया. ध्यान में आ रही ना बात? हाँ, झाकून ठेवलं एका डब्यामध्ये, चांदीच्या डब्यामध्ये ते घातलं, त्याला गाठ मारली आणि आपल्या एका कपाटाचं एखादं छोटं आपली संदूकची असते ना, आपली साठवायची वस्तू साठवायची, आपले मोठे मोठे डबे असतात बघा, तसे ते डबे चांदीच्या डब्यात घालून तिने आणि परत त्याच्यामध्ये संदूकचीमध्ये झाकून टाकलं. पप्पा सांगितले, राजाजी ने बताया है जब मांगेंगे तब संदूकची निकालूंगी, उसमें से चांदी का डिब्बा निकालूंगी, उस थैले को छोड़ दूंगी और राजा को उसके दाने वापस कर दूंगी. दूसरी बहन ने ये सोचा, उसने ये नहीं सोचा कि राजा जी वापस नहीं मांगेंगे. उसने सोचा राजा जी जरूर वापस मांगेंगे, तब मैं संदूकची निकाल कर राजा को वो डिब्बी में से निकाल कर गेहूं के दाने वापस दे दूंगी. अब 2 हो गए. अब तीसरी बहन देखो, तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं. चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी. तनिक का मतलब है थोड़ी, हाँ, अभी थोड़ी बच्ची थी वो, उसकी ज्यादा उम्र नहीं थी. तनिक शब्द नया है, देखो, तनिक यानी कि थोड़ी, थोड़ा, तनिक. शरारतें करना उसे बहुत पसंद था. थोड़ी छोटी है ना वो, इसलिए उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे. उसने सोचा उसे गेहूं के भुने दाने यानी कि भाजलेले, हाँ, भूनते हैं ना हम, कढ़ाई पर भूनते हैं गेहूं के दाने, हाँ, और उस पर क्या करते हैं? थोड़ा सा नमक डालते हैं और खाते हैं. उसे भी बहुत पसंद है. शायद वो खाते हैं कि देखें क्या. आगे चले, चलो. उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई. पप्पा ने दिए, राजा जी ने दिए हैं गेहूं के दाने. उसने क्या किए? उसने वो दाने भून डाले गेहूं के, नमक लगाकर उसने खा भी लिए और वो भूल गई, खेलने में व्यस्त रह गई कि राजा जी 5 साल बाद मुझे वापस मांगेंगे. वो भूल ही गई. उसे खाकर स्वाहा, सोचना बंद. तीसरी बहन ने क्या किया था कि सिर्फ सोचती रही थी कि क्या करे, और चौथी बहन ने जो छोटी थी सबसे, उसने खा डाला था. अब तीसरी राजकुमारी जो सोचती रही थी उसके बारे में फिर से जिक्र आया है. देखिए, तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही दाने नहीं दिए होंगे. वो होशियार थी, बुद्धिमान थी. उसने ये सोचा कि पिताजी के पास तो हमें देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने हमें गेहूं के दाने ही क्यों दिए हैं, और दिए भी है तो वो
कहते हैं कि 5 साल बाद वो वापस मांग लेंगे। कुछ तो बात है इसमें, कुछ तो बात है। राजा जी ने यूं ही दाने नहीं दिए, ठीक है, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। काहीतरी कारण असेल की असं विचार कर रहे। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वो ऐसा न कर सकी। लेकिन वो सोचती रही कि क्या करे क्या करे। पहले 2-3 दिन तो वह यही इसी बात पर चले गए। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। जहां राजकुमारी का कमरा था ना, उसके पीछे खेत थे। उस खेत में जाकर उसने क्या किया, उस खेत में वो गई और राजा जी ने जो दाने दिए हैं ना, उस दानों को उसने बो दिए। ते दाणं त्यानं पेरली शेतामध्ये। आता राजकुमारीची मुलगी आहे, मग तिला काय भरपूर शेती आहे, किती पाहिजे तेवढी। तिने ती गव्हाचे दाणे घेतले आणि पलीकडच्या शेतामध्ये जाऊन ते पेरलं, टोकणलं। आपल्याला टोकणतात ना गव्हाचे दाणे, तसं हाँ बो दे ना, पेरलं। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। बरसात होने लगी, उसमें से दाने निकल आए। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। अब देखिए 100 दानों में कितनी खेती हो जाएगी? बहुत कम खेती हो जाएगी। बरोबर आहे काय? मी काय म्हणाले लक्षात येते काय? गव्हाच्या 100 दाण्यापासून किती पेरून किती पेरणार आहे? समजा आपण एक टोकाना म्हणतोय आपण ना, एकदा उकरलं तर एक टोकाना म्हणतोय आपण त्याला। एक टोकाण्यात आपण जर समजा 3 बी सोडले किंवा 4 बी सोडले, तर 100 मध्ये 25 टोकाना होणार। 25 टोकाना साधारणपणे अर्धा गुंठा सुद्धा होणार नाही, पण तेवढंच तिने काम केलेलं होतं। आता ती फसल आलेली आहे, कापायला आलेली आहे। उसने क्या किया देखो, उसने वो फसल काट दी और उसमें से जो अनाज निकला वो 100 होंगे क्या? वो तो हजारों में होंगे। हाँ, उन दानों को उसने इकट्ठा किया और वो भी दाने वो उसने फिर से बो दिए। आलेल्या उत्पन्नातून जेवढं धान्य आलं ते पुन्हा तिने सगळं पेरून टाकलं, म्हणजे जास्त शेती झाली। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। ऐसा वो कितने वक्त तक करती रही? 5 सालों तक। 5 सालों तक करने के बाद उसके पास बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो गया। राजा ने तो सिर्फ गेहूं के 100 दाने दिए थे, लेकिन अब उसके पास बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो गया है। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था, देखिए राजा जी को याद है 5 साल पूरे हो गए, कि 5 साल बाद मुझे वापस देना। कहाँ है वे दाने? चारों बहनों को राजा जी ने फिर से वापस बुलाया और चारों बहनों से वापस मांगे, गेहूं के 100 दाने मेरे वापस कर दो। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई। उसने जैसा सोचा था, उसने तो खिड़की में से फेंक दिया था। वो भंडार घर चली गई, 100 दाने गिन लिए और राजा जी को वापस कर दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? राजा जी बहुत होशियार है, उन्हें मालूम है कि 5 साल बाद गेहूं के दाने जैसे मैंने दिए थे वैसे तो वह रहेंगे नहीं, वो खराब हो जाते हैं 5 साल के बाद। ठीक है। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, हाँ राजा जी, पिताजी, ये आपने जो दाने दिए थे ना वही दाने हैं। उसने झूठ बोला राजा जी से। मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, सच बोल रही हो क्या? यही दाने मैंने तुम्हें दिए थे? तब उसने सच्ची बात बता दी, पिताजी, आपने जिस दिन मुझे वो गेहूं के दाने दे दिए थे मैंने उसी दिन खिड़की से बाहर फेंक दिए। तो वारिस कौन का फैसला हो रहा है? राजा जी के दिमाग में यह बात अब तय होगी कि पहली लड़की जो है वो राजकुमारी नहीं बन सकती है ना, नहीं बन सकती, क्योंकि उसने उन दानों का सही इस्तेमाल नहीं किया था।
राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी ने, उसने संदूक में रखा था ना, हाँ। दूसरी राजकुमारी ने अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा ली, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा तो दाने पूरी तरह से सड़ गए थे। दाने पूरी तरह से सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरे ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहां से दूर जाना पड़ेगा। देखेंगे आगे। और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। देखिए, आज हमने क्या किया? पहली राजकुमारी, दूसरी राजकुमारी और तीसरी राजकुमारी, दोनों राजकुमारियों ने बता दी। पहली राजकुमारी थी, उसने राजा से झूठ कहा कि वही दाने हैं, लेकिन जब राजा जी क्रोधित हुए तो उसने सच्ची बात बता दी। दूसरी राजकुमारी ने क्या किया था कि चांदी के डिब्बे में मखमल के कपड़े में उसे बांध कर रखा था, अपनी संदूकची में रखा था, उसने निकाला और राजा को दे दिए। उसके दाने तो सड़ गए थे, ठीक है। और तीसरी जो है, जब राजा ने उसे सवाल पूछा कि तुम्हारे दिए हुए दाने कहाँ है गेहूं के, तो उसने राजा जी को एक बात बता दी। कौन सी बात बता दी? पिताजी, अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो आपको मेरे साथ बाहर आना पड़ेगा, बाहर चलना पड़ेगा, तभी जाकर मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूंगी, ठीक है। आज हमने क्या किया? राजा जी के दिमाग में जो सवाल चल रहा था कि वारिस किसे बनाया जाए, इसलिए फिर से एक बार बता रहा हूँ। इसके जो आगे का शेष भाग रह गया है वो हम कल की तासिका में देखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आवृत्ती के रूप में उजळणे वजा तुम्हाला सांगायला हवे की आतापर्यंत आपण काय काय शिकलो, परत एकदा बघूया आपण। वारिस कौन हा पाठ कोणी लिहिलाय? विभा राणी लिहिलेला है। संवादात्मक कहानी है। इस कहानी में क्या हुआ, राजा जी के दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि मुझे 4 बेटियां ही हैं, तो मेरे मरने के बाद इस राज्य को कौन चलाएगा? मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूं। तब उन्होंने एक तरकीब निकाली, उनको एक उपाय सूझा कि जिन 4 बेटियों में से जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगी, होशियार होगी, उसे ही मैं राज्य का वारिस बनाऊंगा, उत्तराधिकारी बनाऊंगा। इसलिए राजा जी ने क्या किए, चारों लड़कियों को इकट्ठा बुलाया और हर एक लड़की को गेहूं के 100-100 दाने दे दिए और उनको कहा कि 5 साल बाद मैं आप लोगों को इसे वापस मांगूंगा, तब आपको मुझे ये गेहूं के दाने देने हैं। पहले लड़की ने क्या किया, उसने सोचा कि राजा जी को यह बात कहाँ याद रहेगी, इसलिए उसने खिड़की में से बाहर फेंक दिया। दूसरा तो आप जानते हो, उसने क्या किया था, चांदी के डिब्बे में मखमल के कपड़े में उसे रखा था, संदूकची में रखा था। राजा जी ने जब पूछा तब वो उसे दे गई। राजा जी ने जब वो मखमल का कपड़ा खोला तो उन्हें क्या मिला, वो सब सड़े हुए दाने गेहूं के, क्योंकि 5 साल तक गेहूं के दाने ऐसे इकट्ठा नहीं रह सकते क्योंकि वो खराब हो जाते हैं। और तीसरी राजकुमारी को जब पूछा तब उन्होंने बताया कि राजा जी, अगर आपको गेहूं के दाने चाहिए तो आपको मेरे साथ बाहर चलना पड़ेगा, तभी मैं जाकर आपके इस सवाल का जवाब दे सकूंगी। यहाँ तक हमने आज पढ़ा है। पढ़ने में कुछ तकलीफ है तो मुझे बताइए, समझ में आ रही है ना? ये संवादात्मक कहानी है, बहुत ही रोचक है। विभा राणी जी की जो लेखन है ना, वो बाल साहित्य बहुत ही अच्छे प्रकार का है, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय स्तर की लेखिका भी है। इसके आगे का जो हिस्सा रह गया है, शेष भाग रह गया है, वो मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा। अब आपको घर में जाने के बाद क्या करना है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसे आपको घर में जाने के बाद 2 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 2 बार। हाँ, तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।